हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था एंड इन यूनिट नंबर 3 वी स्टार्टेड ऑफ विद सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और पहला हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था मार्केट, उसके बाद मार्केटिंग, कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर, मार्केट साइज, मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट ओरिएंटेड वर्सेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मास मार्केटिंग वर्सेस नीश मार्केटिंग। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, राइट? और नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो। 11th कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो, 11th कॉन्सेप्ट लिखो अपने पास, ब्रांडिंग। देखो ब्रांडिंग सुना है ना? ब्रांडिंग के अंदर होती हैं तीन चीज़ें। एक को कहते हैं ब्रांड नेम, एक को कहते हैं ब्रांड इमेज, और एक को कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज एंड ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं ब्रांडिंग के अंदर। लाइक अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ BMW, क्या BMW ब्रांड है? यस और नो? हाँ, BMW इज अ ब्रांड, यस और नो? यस यस इट इज। मुझे बताओ कि सुजुकी मेहरान, क्या ये ब्रांड है? सुजुकी मेहरान क्या ब्रांड है? इट इज़ अ ब्रांड, इट इज़ अ ब्रांड। देखो ब्रांड हम ये समझते हैं या मिसकॉन्सेप्शन ये है कि कोई भी हाई क्लास नाम होगा या कोई भी महंगी चीज़ होगी तो वो ब्रांड होता है। नो, ब्रांड नेम इज बेसिकली द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो नाम जो उसको एक पहचान देता है या उसको मार्केट में अलग से पोर्ट्रे करता है, उसको कहते हैं ब्रांड नेम। समझ आ रहा है? सुजुकी इज द कंपनी एंड मेहरान उसका एक ब्रांड है। ठीक है, वो बहुत महंगा नहीं है लेकिन सस्ता है, लेकिन वो उसका एक पहचान है। उसको कोई भी पहचान, सुजुकी इटसेल्फ इज अ ब्रांड, उसका मेहरान भी एक ब्रांड है, फिर उसका स्विफ्ट एक और ब्रांड है, ऑल्टो एक और ब्रांड है। क्योंकि वो नाम जो उसको एक पहचान देता है ना, उसको कहते हैं हम ब्रांड नेम। फिर उसके बाद ब्रांड इमेज क्या होता है? ब्रांड इमेज इज द परसेप्शन ऑफ द कस्टमर्स about a certain product। उस प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर्स का परसेप्शन होता है ना, उसको कहते हैं हम ब्रांड इमेज। एंड जैसे BMW का नाम लिया तो एक अलग इमेज आया, मेहरान का नाम लिया तो कि एक अलग इमेज आया। ठीक है, मुझे बताओ पाकिस्तान के अंदर अगर मैं आपको पूछूं कि विच वन इज अ बिगर बिजनेस, BMW या सुजुकी मेहरान? इन पाकिस्तान विच वन इज अ बिगर बिजनेस? मेहरान। और मेहरान शायद बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, लेकिन स्टिल वो एक अलग क्लास को टारगेट करता है, वो एक अलग क्लास को टारगेट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहरान बुरा है। और सुजुकी पागल नहीं है कि सुजुकी ने मेहरान को ऐसा लुक दिया है कि वो सस्ती गाड़ी है, सस्ती गाड़ी है। नहीं, वो उन्होंने जानबूझ के उस मार्केट को या उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए वो इस तरह का नाम रखा हुआ है, उसका उस तरह का इमेज रखा हुआ है। ब्रांड नेम तो वो यूनिक आइडेंटिटी जो कोई प्रोडक्ट की होती है। Brand image is basically the perception that the customers have about a certain product. And brand loyalty क्या होगा? When the customer keeps on buying the same brand rather than when the customer keeps on buying the same brand rather than switching to an alternative brand, rather than switching to an alternative brand। यानी कि जब कस्टमर वही प्रोडक्ट कंटिन्यूसली खरीदता जाए और अपना ब्रांड चेंज ना करे, उसको कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। क्या कहते हैं हम उसको? ब्रांड लॉयल्टी।
अच्छा देखो, एक हो गया ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर तीन बातें: ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज एंड ब्रांड लॉयल्टी। एंड सेकंड, ट्वेल्थ ट्वेल्थ कॉन्सेप्ट लिखो, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है। और टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो एक दफ़ा खाली सुन लेना, फिर कॉपी कर लेना। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एक को कहते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, और एक को हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर गुड्स एंड services. Consumer goods and services are designed for final customers, and producer goods and services are designed for business customers. क्या मतलब? फाइनल कस्टमर कौन होता है? फाइनल कस्टमर वो इंसान, वो लोग जो कि अपने लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसको कहते हैं फाइनल कस्टमर। जैसे अगर मैंने ये शर्ट खरीदा है तो दिस शर्ट, I have purchased this shirt for my own consumption, so I will be considered as a final customer. बिजनेस कस्टमर कौन होते हैं? वो लोग, वो बिजनेसेस जो कि प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं कि या तो उसको इस्तेमाल करके उससे बिजनेस चलाएंगे या फिर उसको आगे बेचेंगे। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बिजनेस अपने इस्तेमाल के लिए खरीदता है, आगे बेचने के लिए या फिर उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए खरीदता है, तो दैट इज नोन एज अ बिजनेस कस्टमर। डिफरेंस समझ आता है? अ फाइनल कस्टमर इज अ बंदा जो कि अपने लिए चीज खरीदता है, अपनी कंजम्पशन के लिए। और बिजनेस कस्टमर वो इंसान, वो बिजनेस जो कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उसको आगे बेचने के लिए खरीदता है। जैसे कंज्यूमर की बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स एंड कंज्यूमर सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे? फॉर एग्जांपल, वो गुड्स जैसे शर्ट्स, शूज और शैम्पूज, सोप्स, टेबल, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें जो एक फाइनल कस्टमर अपने खुद के इस्तेमाल के लिए खरीदता है, दैट इज क्लासिफाइड एज अ कंज्यूमर गुड। एंड वो सारे प्रोडक्ट्स जो, या वो सारी सर्विसेज, जैसे ये टीचिंग सर्विसेज, आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, अगर यू आर द कंज्यूमर्स, आप लोग अपने लिए पढ़ रहे हो ना, या आगे पढ़ाने के लिए कि आगे पढ़ाऊंगा जाके, यू आर स्टडिंग फॉर योर ओन सेल्फ, है ना? कंज्यूमर सर्विसेज की एग्जांपल दो। व्हाट आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज? वो सर्विसेज की एग्जांपल दो जो कि एक फाइनल कस्टमर अपने लिए लेता है या कंज्यूम करने के लिए करता है, जैसे टीचिंग सर्विसेज या फिर बैंकिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल मतलब जैसे अगर हम जैसे कोई वो होता है, बीमारी होती है, वी गो टू अ डॉक्टर एंड वी गेट कंसल्टेंसी, तो वो कंसल्टेंसी हम अपने लिए लेते हैं, हम आगे बेचने के लिए डॉक्टर के पास नहीं बैठे होते। वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोडक्ट्स जो फाइनल कस्टमर के लिए होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स जो फाइनल कस्टमर के लिए होते हैं, फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं, उसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज वो होते हैं जो कि एक बिजनेस के लिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर, अब ट्रैक्टर भी ना कोई कंपनी तो बना रही है ना। अब जो ट्रैक्टर बनाते हैं, वो ट्रैक्टर फाइनल कस्टमर के लिए नहीं बनाते कि घर में चलो अब वो ट्रैक्टर लेके आए, ऐसा नहीं होता है। बट वो बिजनेसेस खरीदते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए या अपने बिजनेसेस के लिए ट्रैक्टर, उसको कहते हैं ट्रैक्टर, जो फिजिकल बिजनेसेस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उसको कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। इसी तरह और एग्जांपल दो मुझे प्रोड्यूसर गुड्स की। और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो दूसरे बिजनेसेस के लिए डिजाइन होते हैं? बिजनेस गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स? प्रोड्यूसर गुड्स वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारे गुड्स जो दूसरे बिजनेस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, दूसरे बिजनेस के लिए। फाइनल कस्टमर, हम जैसे देखो वापस, दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो फाइनल कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो बिजनेस कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं। फाइनल कस्टमर वो लोग, वो इंसान जो अपने लिए गुड्स खरीदता है, और बिजनेस कस्टमर वो लोग, वो इंसान जो उससे बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट खरीदता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एयरक्राफ्ट,
जहाज। मुझे बताओ, एयरक्राफ्ट इज अ कंज्यूमर गुड और अ प्रोड्यूसर गुड? एयरक्राफ्ट इज अ कंज्यूमर गुड और अ प्रोड्यूसर गुड? यू हैव टू स्टे रिस्पॉन्सिव मैन, कम ऑन। एयरक्राफ्ट जो है, हम अपने लिए खरीदते हैं एयरक्राफ्ट? अपने लिए, घर के लिए तो नहीं खरीदते। नहीं ना। हम वो एमिरेट्स और वो सब खरीदते होंगे एयरक्राफ्ट, उसको कहते हैं हम प्रोड्यूसर गुड। एयरक्राफ्ट, हैवी मशीन्स जो हम अपने घर के लिए नहीं खरीदते, सब प्रोड्यूसर गुड, है ना। और और प्रोड्यूसर सर्विसेज क्या होंगी? वो सारी सर्विसेज जो दूसरे बिजनेसेस के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जैसे कि ट्रेनिंग सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जो कि एक बिजनेस अपने लिए खरीदता है, एक फाइनल कस्टमर अपने लिए। कभी भी हम घर के लिए एडवर्टाइजिंग सर्विसेज खरीद के नहीं आते, है ना। वो बिजनेसेस खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, है ना। और कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं। वो तो खैर दोनों में आ जाता है। बैंक किस में आएगा? बैंक इज अ कंज्यूमर सर्विस और अ प्रोड्यूसर सर्विस और बोथ? बोथ, बोथ ना। इट्स बोथ बाय, क्योंकि कंज्यूमर एक फाइनल इंसान, फाइनल कस्टमर, मैं भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता हूँ और एक बिजनेस भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। इसी तरह इंश्योरेंस दोनों हो सकता है। अपनी ही मैं पर्सनल गाड़ी की भी इंश्योरेंस करवा सकता हूँ और एक बिजनेस अपने एसेट्स की भी प्रमोशन करवा सकता है। So it's like it's for both. There are two main types of products: consumer goods and services, producer goods and services. Consumer goods and services are designed for final customers. Producer goods and services are designed for business customers. Consumer goods physical, producer goods physical. Goods होते हैं जो physical होते हैं, सर्विसेज होती हैं जो intangible होती हैं, जिनको हम physically टच नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, एक हो गया ब्रांडिंग, एक हो गया टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और अच्छा देखो इसके बाद थर्टींथ, थर्टींथ कॉन्सेप्ट लिखो। यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट का शॉर्टकट होता है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट नाम से समझ आ रहा है, वो रीजन, वो डिफरेंशिएटिंग बात, वो फीचर जो हम ऑफर कर रहे हैं और मार्केट में कोई और ऑफर नहीं कर रहा है, या वो रीजन जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास आता है और किसी के पास नहीं जाता, उसको कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। दिस इज द रीजन ड्यू टू विच a customer will want to buy a certain product. This is the reason due to which a customer will want to buy a certain product, and it is basically the feature, it is basically the feature that differentiates a certain product, that basically differentiates a certain product from other competitors, from other competitors। मतलब वो पॉइंट या वो रीज़न जिसकी वजह से हम मार्केट में अलग नज़र आते हैं, या वो रीज़न जिसकी वजह से मार्केट में कस्टमर हमारे पास आता है और किसी के पास नहीं जाता, दैट इज़ नोन एज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट।
Then the 14th concept is product portfolio. Product portfolio. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नाम से समझ आ रहा है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है वैरायटीज, डिफरेंट रेंजेस। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नेस्ले, नेस्ले का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है? हाँ, मतलब उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? एक है नेस्ले प्योर लाइफ जो पानी है, और नेस्ले किट कैट, और मिल्क पैक, नेस्कैफे कॉफ़ी, और क्या है? नेस्फ्रूटा, नेस्वीटा, है ना, नेस्ले माइलो, नेस्क्विक। कितने प्रोडक्ट्स हैं भाई! और भी है कोई? नेस्ले योगर्ट, मैगी, और भी पता नहीं क्या क्या होगा, भूल रहे हम तो। लेकिन सी देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, दीज आर द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स देयर आर बिजनेस डील्स इन। इसको कहते हैं क्या अच्छे वर्ड में हम? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है? वो वैरायटी, वो रेंज जो आप कस्टमर्स को ऑफर करते हो। दीज आर द डिफरेंट varieties that is being offered to the customers. These are the different variety that is being offered to the customers. If a business is operating, if a business is operating with a variety of products, if a business is operating with a variety of products, then it is said to be, then it is said to have a wide product portfolio. Then it is said to have a wide product portfolio. सिंपल समझ आया? देखो, वैसे अगर आप इतने बड़े प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ चलते हो, और अगर आप इतने वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ चलते हो, वाइड का मतलब होता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जाहिर सी बात है, प्रॉफिट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर देते हो कि अगर इनकेस एक आध प्रोडक्ट ना भी चले तो भी हमारे पास बाकी जैसे नेस्ले का नेस्क्विक, ये जो वाला जो प्रोडक्ट है नेस्क्विक, इतना नहीं चल रहा। तो अगर नहीं भी चल रहा तो यार ठीक है, दे माइट फील बैड, बट ओवरऑल वो कवर कर लेते हैं क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, तो वो रिस्क कम हो जाता है बेसिकली। और ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो जाता है इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ चलोगे तो, कि कस्टमर का भरोसा होता है यार, इतना बड़ा पोर्टफोलियो यार। ठीक है। लेकिन हाउ एवर इन सबको मैनेज करके चलना, एक एक चीज़ अलग अलग बन रही है, अलग अलग मार्केट हो रही है, अलग अलग ब्रांडिंग, सो इट्स लाइक मैनेजमेंट इसकी बड़ी मुश्किल होती है। और कुछ कुछ बिजनेसेस होते हैं जो इतना ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो नहीं चलाते, वो समझते हैं कि यार स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और इमेज हमारा ऐसा होना चाहिए कि यार ये दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छा बनाते हैं। रादर कि आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो लेके जा रहे हो और 10-12 प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो इससे बेहतर कुछ लोग ये समझते हैं कि स्पेशलिस्ट अगर आप इमेज बनना चाहते हो कि यार ये अगर ये चीज़ चाहिए ना तो इस बिजनेस के पास चले जाओ। अगर आप एक यूनिक नाम चाहते हो या स्पेशलिस्ट इमेज चाहते हो मार्केट के अंदर, तो फिर आप इतने बड़े पोर्टफोलियो के साथ, अगर मैं पूछता हूँ नेस्ले क्या काम करता है, तो नेस्ले तो चॉकलेट्स भी बनाता है, फूड प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, पानी भी बना रहा है, जूस भी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार ये जीएसके क्या काम करता है,
तो मैं कह सकता हूँ जीएसके फार्मा के अंदर है और दवाइयाँ बना रहा है। तो इट्स लाइक मोर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। ठीक है, समझ आ रहा है? एक और कॉन्सेप्ट, कितने कॉन्सेप्ट हो गए? 14। 15th कॉन्सेप्ट लिखो, पैकेजिंग। पैकेजिंग, पैकेजिंग सुना है? दिस इज दिस इज द फिजिकल रैपिंग और container of the product. This is the physical wrapping or container of the product, and it will have the following functions. It will have the following functions. पैकेजिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल्स होते हैं? व्हाई इज पैकेजिंग एन इम्पोर्टेंट थिंग? या एक किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के क्या रोल्स होंगे? टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स ऑब्वियसली, ताकि हम उसको प्रमोट कर सकें, है ना? यूनिकनेस उसकी पोर्ट्रे कर सकें, टू डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपेटिटर्स। और वो और क्या फंक्शंस हैं पैकेजिंग के? और क्या फंक्शन है बताओ? टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, कि यार आप इस तरह से पैक करो कि वो प्रोडक्ट ख़राब होने से बचाए। जैसे टिन कैंस कर ले होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अ, अगर आप समझते हो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ख़राब हो जाएगा अगर उसको हमने बहुत सॉफ्ट पैकिंग में डाल दो, उसको हार्ड बॉक्स पैकिंग में डाल दो। ठीक है, परफ्यूम्स होते हैं या कोई लिक्विड आइटम्स होते हैं, तो उसको बहुत सोच समझ के ख्याल रखने वाली पैकेजिंग होती है कि यार वो प्रोडक्ट ख़राब होने से बचाए। टू मेक इट ईजी टू यूज़, कि उसको इस्तेमाल करना आसान हो, है ना? ये भी बहुत ज़्यादा सोचा जाता है कि ऐसी पैकिंग ना हो कि उसको खोलने में या उसके अंदर उसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे, या बहुत ज़्यादा, जैसे केचप पहले ग्लास बॉटल्स में आती थी, उसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था, और फिर उन्होंने पाउचेस लॉन्च कर दिए। ऑयल में भी यही है, पहले जो है वो 4 साइड पाउच इस तरह का होता था, लोग यहाँ से यूं कट करते थे, और अब उन्होंने उसके भी पाउचेस, उसके भी कंटेनर अच्छे अच्छे बना लिए हैं, है ना? टू मेक इट इजी टू यूज़, कि उसको इस्तेमाल करना आसान बनाए, कि कस्टमर को जब चीज़ वो कंज्यूम करनी है तो वो इसको इस्तेमाल करना आसान हो। उसकी बॉटल, जैसे केचप की ग्लास बॉटल को खोलना, फिर उसमें से केचप ही नहीं आ रहा होता था, इस तरह के मसले आते थे। लेकिन फिर जो है वो उन्होंने पाउचेस वगैरह लॉन्च किया, है ना? देखो वापस क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। नंबर 2, कंपैटिटर से डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे जे डॉट की ऐसे परफ्यूम्स की पैकिंग होती है जो शायद और किसी की नहीं होती। फिर टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचाए, उसकी फ्रेशनेस मेंटेन करे। और टू मेक इट इजी टू यूज़, कि कस्टमर जब वो प्रोडक्ट खरीदे तो वो प्रोडक्ट उसके लिए इस्तेमाल करना आसान हो, उसको इस्तेमाल करने में या उसको ओपन करने में या उसको यूज़ कर। जैसे पहले जो है ना वो बहुत सारे टिन्ड फूड्स आते थे, तो उसको उसका कैन खोलने में ही पता नहीं अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए होते थे। लेकिन अब जो है उन्होंने सारा जो है वो कैन के ऊपर भी ओपनर्स लगा दिए, जो आराम से खुद ही जस्ट पुल इट अप एंड यू ओपन इट। आप इस तरह से पैक करते हो कि वो कस्टमर्स उस चीज़ को आसानी से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अगर कन्वीनियंटली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे या मुश्किल होगा तो कस्टमर बोलेगा छोड़ यार, खोलना बहुत मुश्किल है। ठीक है,
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं, बट इट्स लाइक फंक्शंस, क्या काम क्या रोल्स होते हैं पैकेजिंग के। सही है, ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकें, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है पैकेजिंग के ऊपर, बताओ मुझे एग्जांपल्स दो। इंफॉर्मेशन मतलब क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है कस्टमर्स को अबाउट द प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर, यूज़ करने का तरीका, फ्लेवर, इंग्रेडिएंट्स, इस तरह की चीज़ें लिखी होती है ना पैकिंग के ऊपर, और कैलोरीज वगैरह, टू कॉम्प्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स। पैकेजिंग की बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे सिगरेट्स के ऊपर स्मोकिंग किल्स, और फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर हलाल हराम, या एक्सपायरी डेट, या मेडिसिन्स के ऊपर कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो सारी जो आपकी पैकेजिंग से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम फुलफिल करें, और ज़रूर करें। ठीक है, देर आर सर्टेन फंक्शंस दैट विल हैव टू बी इंश्योर्ड अबाउट पैकेजिंग। समझ आ रहा है? फिर एक नया कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम, जो कि होगा कौन सा कॉन्सेप्ट 15th के बाद, 16th कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देखो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स नाम से कुछ समझ आता है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अचीव क्या करना चाहता है, और आप एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट से क्या अचीव करवाना चाहते हो, उसको कहते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। दीज आर द गोल्स एंड टारगेट्स that a marketing department that a marketing department will work towards in a certain time period. These are the goals that and targets that the marketing department will work towards in a certain time period. और जैसे if I talk about जोंग, जोंग का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? सिर्फ सुन लें एक दफ़ा खाली, फिर आप कॉपी करना, ठीक है? जोंग जब पाकिस्तान में एंटर हो रहा था, ठीक है, तो इनिशियली कंपटीशन बहुत टफ है इस इंडस्ट्री के अंदर। सिम कार्ड नेटवर्क टेलीकॉम जो है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। और जोंग ने जब पाकिस्तान के अंदर एंट्री की ना, तो उन्होंने देखा यार ये तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और अगर हमें अपने कस्टमर्स चाहिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने आते ही जो है ना, उनका ऑब्जेक्टिव ये था आते ही, कि हमें आते ही नए कस्टमर्स मिल जाएं, या उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उनके पास इनिशियली मार्केट शेयर आ जाए, कि जो मार्केट में इतने सारे लोग, इतने सारे कंपैटिटर्स हैं ना, उन मार्केट में से नए कस्टमर्स हमारे पास आए और किसी के पास ना जाइए, उनका ऑब्जेक्टिव। तो उन्होंने आते ही क्या किया पता है? उन्होंने आते ही ये किया कि उन्होंने ना बहुत ही इनफैक्ट फ्री में सिम कार्ड दी थी शुरू में। तो फ्री सिम कार्ड विद 50 रुपीज़ क्रेडिट, और इनफैक्ट 50 रुपए की सिम 100 रुपीज़ का क्रेडिट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने पॉलिसीज चला दी थी। ताकि क्यों कर रहे थे वो लोग? ताकि बस कस्टमर आए किसी तरह, उनके पास बजट, उनके पास जो बजट है ना, मार्केटिंग बजट, उनके पास मार्केटिंग बजट अच्छा खासा था। वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग चाइना की कंपनी है, तो उनके पास बहुत पैसे अच्छे थे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो और उनका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ये था कि बस किसी तरह नए कस्टमर आ जाए।
उसको कहते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर द गोल्स एंड टारगेट्स दैट अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल want to work towards in a certain time period, such as increasing market share, entering a new market, establish a brand या a strong brand name. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. और आपका ऑब्जेक्टिव आपके बिजनेस के ऊपर वेरी करता है. जैसे जोंग का मेन ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट शेयर बढ़ाना है. अभी जैसे पाकिस्तान के अंदर किया मोटर्स आया ना, किया मोटर्स. अब जो किया मोटर्स आया है, वो किया मोटर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या मार्केट शेयर होगा? उनको भी कस्टमर चाहिए, लेकिन द फर्स्ट एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दैट दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इज टू इस्टेब्लिश अ ब्रांड नेम. वो चाहते हैं कि हम लोग थोड़ी महंगी गाड़ी लॉन्च करें, भले कस्टमर स्लो आए, लेकिन दे वांट देयर आइडेंटिटी टू बी स्ट्रॉन्ग कि यार ये अच्छी और महंगी गाड़ी है, ये इसका इमेज देना चाहते हैं. ये छोटी मार्केट को टारगेट नहीं करना चाहते, ये उनका ऑब्जेक्टिव है. समझ आ रहा है? और उसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ ज़ाहिर है बजट रखा है. लेकिन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब आई थिंक समझ आ गया ना, कि आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से अचीव क्या करना चाहते हो, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. और मार्केटिंग के लिए आप कितना पैसा निकाल सकते हो या कितना पैसा एलोकेट कर सकते हो, उसको कहते हैं हम मार्केटिंग बजट. क्या कहते हैं? मार्केटिंग बजट. दिस इज द फाइनेंस allocated for all the marketing. This is the finance allocated for all the marketing activities in a certain टाइम पीरियड. यानी कि आप कितना पैसा लगा सकते हो मार्केटिंग के ऊपर, उसको कहते हैं मार्केटिंग बजट. मुझे बताओ कि मार्केटिंग बजट शुड बी मैक्सिमम, मिनिमम और रीजनेबल. व्हाट डू यू थिंक? मार्केटिंग बजट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए मिनिमम, या मुनासिब, रीजनेबल, एवरेज? व्हाट डू यू फील? डिपेंड क्या करता है भाई? और मेरे हिसाब से देखो, मार्केटिंग बजट रीजनेबल होना चाहिए. बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट भी ना हो कि पता चला आप सिर्फ खर्चा कर रहे हो और रिकवर नहीं हो रहा. क्योंकि मार्केटिंग पे आप जो पैसे लगाओगे, जो आप प्रमोशन करोगे, जो आप डिस्काउंट्स दोगे, जो आप गिफ्ट्स दोगे, जो चीज़ आप स्पॉन्सर्स करोगे, पता नहीं क्या कुछ मार्केटिंग में करोगे, लेकिन वो पैसे सिर्फ खर्च नहीं करने हैं, वो पैसों को फिर रिकवर भी करना है. हाँ? ये बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस में अगर मैं 1 रुपया भी खर्च कर रहा हूँ, इवन इफ आई एम स्पेंडिंग $1, आई नीड टू मेक श्योर कि मैं वो पैसे रिकवर करूं या उससे ज्यादा रिकवर करूं. तब मैं वो पैसे इन्वेस्ट करूंगा, वरना मैं वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगा. मुझे फिर कोई शौक नहीं है पैसे खर्च करने का. जोंग ने इतना सारा खर्चा किया था ना, जो वो इसलिए किया था कि उसको पता था कि वो बहुत पैसे कमाएगा, आगे छोड़ेगा नहीं. लेकिन और अब देखो, नॉर्मल भी हो गया, बहुत कमा रहा है. But you need to make sure that the amount that you are allocating for marketing activities is recovered. You need to make sure. समझ आया? Getting my point? Yes or no? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है. Yes or no? और तीसरा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स के अंदर होती है 4 चीजें, याद रखना. एक लिखवा देता हूँ, चलो. दिस इज the use of 4 main elements of marketing, that is the product, price. This is the use of 4 main elements of
Marketing, that is the product, price, place, promotion, जिसको हम कहते हैं 4 Ps, to ensure that the marketing activities are successful. To ensure that the marketing activities are successful. अच्छा देखो, मार्केटिंग मिक्स में कितनी चीज़ें होती हैं? 4। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट इज क्या बेचना चाह रहे हो, प्राइसेस कितने का बेचना चाह रहे हो, प्लेसेस कहाँ बेचना चाह रहे हो, प्रमोशन इज कि कस्टमर्स को कैसे बताओगे अबाउट योर प्रोडक्ट, दैट इज प्रमोशन। ठीक है। और इन चारों को एक साथ कलेक्टिवली यूज करने को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स होता है कि आपको प्रोडक्ट भी अच्छा रखना है, प्राइस भी अच्छी रखनी है, प्रमोशन भी अच्छे से करना है, और सही जगह बेचना है अगर आप अपना प्रोडक्ट सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो। वरना फिर प्रोडक्ट चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये कहते हैं क्या? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 Ps, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेन एलिमेंट्स, उसको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मार्केटिंग के अभी सराउंडिंग, इसी के इर्द गिर्द हम घूमते रहेंगे कि क्या अचीव करना चाहते हो, पैसा कितना लगा सकते हो, और कैसे काम करोगे। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग बजट, एंड द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, समझ आया? कॉपी कर लो प्लीज़।